वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो कल यूरो के डे 12 में दोनों ग्रुप के जो लास्ट वाले मैचेस थे वो कंक्लूड हो चुका है, जहां पे हम लोगों को एक प्योर मैडनेस देखने को मिला फ्रॉम ग्रुप डी, और दूसरी तरफ ग्रुप सी से वही पिद्दा सा बोरिंग फुटबॉल देखने को मिला। तो पहले बात कर लेते हैं जो ग्रुप डी के मैचेस थे उनको लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, ये वाला मैच में आप ऑस्ट्रिया की और राल्फ रैंगनिक की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू बीट अ टीम लाइक नीदरलैंड्स इन अ मेजर टूर्नामेंट इन यूरो। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऑस्ट्रिया पिछले 30 या 34 साल से नीदरलैंड्स के साथ मतलब मैच ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे थे। जब भी हेड टू हेड आप देखेंगे तो नीदरलैंड्स बहुत आगे है उनसे। इससे पहले एक ही बार शायद नीदरलैंड्स को वो लोगों ने बीट किया था। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो किसी भी बड़े टीम के साथ ऑस्ट्रिया का हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको राल्फ रैंगनिक को बहुत प्रेस करना होगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया टीम में ज्वाइन करने के बाद एज अ हेड कोच, उसके बाद ऑस्ट्रिया टीम की जो आप कह सकते हो जो इंटायर टीम का जो चेहरा है उसको उन्होंने बदल दिया है बिल्कुल ही। तो ऐसा एक सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे मतलब एकदम चीजें ड्रिल करके एकदम नस नस में घुस गया है ऑस्ट्रिया की सारी प्लेयर्स के अंदर। और वो सिस्टम में कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी प्लेयर फर्स्ट 11 में हो ना हो, राल्फ रैंगनिक ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पे एक 15-16 प्लेयर्स का एक कोर है और सारे प्लेयर्स ही एक ही सिस्टम में वर्क करते हैं। तो इसीलिए इट डजंट मैटर कि आपके फर्स्ट 11 में कौन है कौन नहीं है। तो चीजें ड्रिल करके उन्होंने एक ऐसा टीम बनाया है जो कि एकदम ही हेवी मेटल फुटबॉल खेलती है। और अगर आप रिसेंटली उनका रिजल्ट्स देखें तो वो बहुत दिन से अनबीटन था। उसके बाद फ्रांस के साथ पहले मैच में वो लोग हार गए, लेकिन फिर भी दूसरे वाले मैच में ही पोलैंड को उन लोगों ने हरा दिया। आखिरी वाला मैच में भी उन लोगों ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है और ग्रुप टॉप कर दिए वो लोग। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे एक ग्रुप से ऑस्ट्रिया ग्रुप टॉप कर सकते हैं, जहां पे फ्रांस और नीदरलैंड्स होगा। जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, या फिर मैं भी जो प्रेडिक्शन वीडियो बना था, आप अगर देखें तो आई एम श्योर कि 90% 95% लोग यही कहेंगे कि फ्रांस और नीदरलैंड्स में से कोई एक ग्रुप टॉप करेंगे और दूसरा टीम आपका ग्रुप सेकंड होगा। ऑस्ट्रिया ऐसे ग्रुप से ग्रुप टॉप करेंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया को बहुत प्रेस करना होगा और आपको राल्फ रैंगनिक को भी बहुत प्रेस करना होगा। ब्रिटिश मीडिया और बहुत सारे यूनाइटेड फैंस राल्फ रैंगनिक के बारे में कुछ भी बोल रहे थे कि ये ऐसा कोच है वैसा कोच है, लेकिन उन्होंने पिच पे जाके फिर से करके दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसे ही उनको फादर ऑफ गैगन प्रेसिंग नहीं कहा जाता। उनका फुटबॉलिंग आइडियोलॉजी, उनका फुटबॉलिंग फिलोसफी वो बहुत बढ़िया है। और यही नहीं कि ऑस्ट्रिया ये ग्रुप टॉप करके यहीं पे खत्म हो जाएंगे। एज दे टॉप द ग्रुप उनको एक कंफर्टेबली वीकर टीम मिलेगा राउंड ऑफ 16 में, तो वो मैच में भी ऑस्ट्रिया क्लियर फेवरेट्स हो जाते हैं। तो अगर वो लोग क्वार्टर फाइनल तक चले जाते हैं, तो अगर उनका दिन रहा तो वो लोग शायद सेमीफाइनल में भी चले जाए। तो कुछ भी हो सकता है। और ऑस्ट्रिया जैसा टीम है और ऑस्ट्रिया जैसा खेल रही है, ऑस्ट्रिया किसी को टीम को हरा सकते हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट फ्रांस और नेदरलैंड्स। ऑस्ट्रिया जितने भी सारे बड़े टीम्स हैं, स्पेन, जर्मनी, किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती है और ऑस्ट्रिया को हराना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब आपको अगर ऑस्ट्रिया को हराना है तो यू हैव टू प्ले योर ए गेम। मतलब आप कोई भी टाइम पे कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। और यही खासियत है यूरो का, कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। और वो चीज ये वाले यूरो में हमको और भी ज्यादा देखने को मिला है। मतलब सिवाय स्पेन और जर्मनी, इन दोनों टीम को छोड़ के आप देखिए कोई भी टीम ऐसा कन्विंसिंग फुटबॉल अभी तक नहीं खेले हैं जहां पे हमको देख के लगे कि हाँ यही टीम चैंपियन होगा। और अगर स्पेन जर्मनी की भी बात करें तो स्पेन जर्मनी का भी बहुत सारा इश्यूज हम लोग को उनके लास्ट मैच में देखने को मिला। जर्मनी के साथ स्विट्जरलैंड ने जो किया, वहां पे हम लोग को कुछ इश्यूज देखने को मिले फ्रॉम जर्मनी। अगर स्पेन की बात करें तो उनका लैक ऑफ क्लिनिकल लेंस, वो चीज भी हम लोग को देखने को मिला अगेंस्ट इटली, जहां पे वो लोग मैच में अच्छा खेल रहे थे फिर भी गोल नहीं मार पा रहे थे ज्यादा। दूसरी तरफ अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का भी आप कह सकते हो कि वो लोग अभी तक टूर्नामेंट में एक ओपन प्ले से गोल नहीं किए हैं। तो उनका भी लैक ऑफ क्लिनिकल लेंस, लैक ऑफ
फिनिशिंग वो चीज़ दिख रहा है हमको इस यूरो में। और अगर नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स को जैसे सबको मालूम है कि हम लोग का मिडफील्ड में एक्सपीरियंस कम है और हम लोग के पास कूप माइनर्स नहीं है, तो एक प्रॉपर डीएम हम लोग मिस कर रहे हैं और उसी का खामियाजा फिर से हम लोग को कल वाले मैच में भी भुगतना पड़ा। तो इसीलिए कोई भी टीम किसी की टीम को हरा सकती है और अगर आप एज़ ए होल सारे टीम्स को देखेंगे तो 19-20 का ही फ़र्क है। तो ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। तो इसलिए कल नीदरलैंड्स को ऑस्ट्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन पहले 10 मिनट के अंदर ही जब ऑस्ट्रिया 1-0 अप हो गए थे, एक अनलकी गोल हम लोग कंसीड कर गए थे फ्रॉम डोनियन मालेन, उसका एक ओन गोल हो गया। लेकिन आप मैच देख के ये कह सकते थे कि पहले 10 मिनट तक लग ही नहीं रहा था कि नीदरलैंड्स खेलने आया है। मतलब उनको मालूम ही नहीं मैच में क्या चल रहा है और मिडफील्ड में हम लोग बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे थे और मिडफील्ड में सारे डुअल ऑस्ट्रिया जीत रहा था। जैसे कि मैं कह रहा था कि वो लोग हेवी मेटल फुटबॉल खेलते हैं, तो वो लोग आपको स्पेस एंड टाइम नहीं देंगे बॉल के ऊपर, तो इसीलिए आपको फर्स्ट टाइम बॉल मूव करना होगा और उसी के साथ आपका पोजीशनिंग बहुत सही होना है। लेकिन पहले हाफ में अगर पूरे इंटर हाफ की बात करें तो ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली वर द बेटर टीम क्योंकि नीदरलैंड्स के पास भले ही 2 बिग चांसेस थे और ऑस्ट्रिया एक ही बिग चांसेस क्रिएट किए थे और वो लोग गोल नहीं कर पाए। उसको छोड़ के जो गोल उन्होंने किया वो तो डिफेंसिव एरर था फ्रॉम आवर एंड। उसको छोड़ के जितने भी सारे बिग चांसेस मिले थे वो हम लोग के पास ही था। वी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल इन फर्स्ट हाफ। डोनियल मार्टिन का जो 1v1 सिचुएशन उसको मिला था, जो बढ़िया पास उसको दिया था मेम्फिस डिपाई ने, तो उसको वहाँ पे फिनिश करना था, लेकिन उसको शॉट लेने के टाइम पे वो मिस हिट हो गया, तो वो गोल मिस हो गया। और अगर रेंजर्स की बात करें तो उसको रेंजर्स को भी एक मौका मिला था, उसको भी फिनिश करना चाहिए था। लेकिन यही बात है कि जब क्रूशियल मोमेंट आता है, प्रेशर मोमेंट आता है, तब हम लोग कैसे परफॉर्मेंस करेंगे वही देखने वाली बात होगी क्योंकि मिडफील्ड में ना है आपका डी यंग, ना है कूप माइनर्स। तो कल जैसे हम लोग को देखने को मिला कि मिडफील्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा स्लॉपी पासिंग कर रहे थे, बहुत बारी बॉल गिव अवे कर रहे थे बेकार में। तो उसमें से तो 9 बॉल गिव अवे आपका अकेला ही किया है वर्मेन ने, इसलिए फर्स्ट हाफ में ही कोमैन ने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया और ज़ावी सिमोंस को लाया। ज़ावी सिमोंस को लाने के बाद हम लोग को एक बॉल कैरियर मिला, प्रॉपर बॉलर मिला, तो इसीलिए थोड़ा अटैक बेहतर हो रहा था। ओवरऑल पहले हाफ में जैसे कि मैंने बोल रहा था ऑस्ट्रिया वाज़ द बेटर टीम, हम लोग को देख के लग ही नहीं रहा था हम लोग खेलने आए हैं और हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। ये चीज़ मैं हाइलाइट करूँगा क्योंकि हम लोग का जो टीम के कैप्टन है, वर्जिल वैन डाइक, उनका बॉडी लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है। उसको देख के लगता है कि हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंट है और जैसे कि लोगों ने उसको हाइप कर दिया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो चीज़ से वो ज़्यादा हाइप्ड हो गया है। इसीलिए मुझे मुझे लगता है कि उसका ये बॉडी लैंग्वेज, इस एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। अगर आप एक सीनियर प्लेयर हो और आप टीम को लीड कर रहे हो, आप कैप्टन हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपको हर दिन पिच पे जाके जॉब डन करना होता है और आपको वो डिसिप्लिन दिखाना होता है, जो कि मुझे लगता है वर्जिल वैन डाइक से थोड़ा लैक हो रहा है। सेकंड हाफ की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा लीथल थे, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल थे। मतलब सेकंड हाफ में एज़ सच उनको 3 चांसेस मिले थे और 3 चांस में से वो लोग तीनों ही गोल मारे थे, 1 ऑफसाइड में कैंसल हो गया था। तो 2 गोल उन्होंने मारा था सेकंड हाफ में 2 चांस में और हम लोग के पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे, हम लोग वो फिर से क्लिनिकलनेस नहीं दिखा पाए। गोल के सामने फाइनल थर्ड में हम लोग का डिसीजन थोड़ा खराब रहा, इसलिए गलत ऑप्शंस हम लोग चूज़ कर रहे थे, इसलिए उसका एंड में जाके हम लोग को खामियाज़ा भुगतना पड़ा। जब सेकंड हाफ चालू हुआ तो पहले ही मिनट में हम लोग इक्वलाइज़ कर दिए थे। कोडी गाक्पो वाज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल ही स्कोर्ड। उसके बाद मैच में हम लोग को लग रहा था कि हम फिर से एक गोल मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से एक सकर पंच की तरह हम लोग दूसरा गोल कंसीड कर चुके थे और मैच में फिर से 2-1 हो गया था। और 75th मिनट जब आया तो उस टाइम से आई हैव टू से कि उस टाइम से लेके 80 मिनट तक ये 5 मिनट में ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा मैडनेस देखने को मिला क्योंकि दूसरी तरफ चल रहा था आपका फ्रांस और पोलैंड के बीच जो मैच, तो वो मैच भी फ्रांस बहुत ज़्यादा चांसेस मिस कर रहे थे। पोलैंड के पास उतना मौका नहीं था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में पोलैंड लास्ट के 10-15 मिनट ही मैच में खेले थे, जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे चांस क्रिएट किए थे। वो चांसेस अगर वो लोग ले लेते तो शायद फ्रांस को वो लोग कल हरा देते। तो मैं क्यों फ्रांस वाला मैच बीच पे घुसा रहा हूँ क्योंकि ये 75 मिनट से 80 मिनट तक की अगर जो चीज़ें इवेंट्स हुआ है उसको अगर कहना है तो मुझे दोनों मैच साइमल्टेनियसली बोलना होगा। तो 75th मिनट में पहले हम लोग को देखने को मिलता है कि मेम्फिस डिपाय 2-2 करते हैं एंड इट वाज़ अ वर्ल्ड क्लास गोल, इट वाज़ अ फैंटास्टिक गोल। उसके बाद
हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्रांस वहाँ पे एक पेनल्टी कंसीड करते हैं। उससे पहले 70 बिफोर 75th मिनट फ्रांस 1-0 लीड कर रहे थे। फ्रांस को एक पेनल्टी मिला था और वहाँ से एम्बापे स्कोर किया था। तो 75th मिनट तक वो वाले मैच में फ्रांस 1-0 लीड कर रहे थे। उसके बाद फ्रांस एक पेनल्टी कंसीड करते हैं और लेवेंडोव्स्की पेनल्टी लेने जाते हैं। लेवेंडोव्स्की पेनल्टी लेते हैं और वो पेनल्टी सेव हो जाता है। लेकिन उसके बाद वापस से वो पेनल्टी रीटेक करने के लिए वो लोग बोलते हैं और उसके बाद लेवेंडोव्स्की वहाँ पे स्कोर कर देता है। तो जैसे ही लेवेंडोव्स्की गोल स्कोर किया वहाँ पे और वो मैच का रिज़ल्ट 1-1 हो गया। बिल्कुल उसी वक़्त यहाँ पे नीदरलैंड्स वाला मैच में साबित्ज़र ने गोल मार के फिर से ऑस्ट्रिया को 1 गोल की लीड दे दी थी और स्कोर लाइन हो गया था 3-2। तो ये 5 मिनट में हम लोगों को इस ग्रुप में टॉप 3 को बार-बार शफ़ल होते हुए देखा है। मतलब एक टाइम पे ऑस्ट्रिया नंबर 1 में थी, फ्रांस 2, नीदरलैंड्स 3, दूसरी वक़्त नीदरलैंड्स नंबर 1 में, फ्रांस 2, ऑस्ट्रिया 3, उसके 1 मिनट बाद ऑस्ट्रिया नंबर 1 में, फ्रांस नंबर 2 में, नीदरलैंड्स नंबर 3 में, बीच में एक टाइम के लिए फ्रांस नंबर 3 में भी गया था। तो इसीलिए ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा हम लोग को शफलिंग देखने को मिल रहा था। हर मिनट में गेम चेंज हो रहा था और ग्रुप का कम्प्लेक्शन चेंज हो रहा था। तो ये बैडनेस कल हम लोग को देखने को मिला वो 5 मिनट में फ्रॉम 75th मिनट टू 80th मिनट इन बोथ द मैचेस फ्रॉम ग्रुप डी। इसीलिए कह सकते हो आप कि एक क्लासिक यूरो मैच डे था कल, जहाँ पे एक बढ़िया-बढ़िया 2 मैचेस हम लोग को देखने को मिले और अगर ओवरऑल बात करें, अभी तक जितने भी सारे मैचेस हुए थे, उनमें से सबसे बेस्ट मैच यही मैच रहेगा आपका नीदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रिया, जहाँ पे ऑस्ट्रिया ने 3-2 से नीदरलैंड्स को हरा दिया है और ये मैच में वो सारी चीज़ मौजूद था। वो थ्रिल, वो एंटरटेनमेंट, क्वालिटी गोल्स, क्वालिटी ऑन द पिच, वो सारा चीज़ था। जब हम लोग थर्ड गोल कंसीड करे तो उसके लिए आपको वर्जिल वैन डाइक को रिस्पॉन्सिबल बोलना ही होगा क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा था कि वो बंदा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। पिछले 2-3 साल से उसका जो आप कह सकते हो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन जा रहा है और वो कैप्टन भी है, वो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट इस टीम को। लेकिन कल अगर आप देखें वो थर्ड वाले गोल कंसीड करने के टाइम पे जब ऑस्ट्रिया काउंटर पे हिट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उसने अकेला सबीर को ऑन साइड खिलाया। जो एक्सपीरियंस वैन डाइक के पास है, उसके बाद वैन डाइक से ये परफॉर्मेंस बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि वहाँ पे उसका बैकलाइन उससे 2-3 यार्ड आगे था और वो अगर 2-3 यार्ड आगे रहता तो वो क्लियर कट ऑफसाइड हो जाता। लेकिन उसने अकेला उसको आइडिया ही नहीं है कि उसके टीम का बैकलाइन कहाँ है। ऐसा आप कैसे कर सकते हो एक यूरो जैसे टूर्नामेंट में अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रिया। तो यही चीज़ दिखाता है कि आप ऑस्ट्रिया को हल्के में ले रहे थे, आप कॉम्प्लेसेंट हो रहे थे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि 2-2 हो गया, अब क्या कर लेंगे वो लोग, अब तो थर्ड गोल हम ही देंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वैन डाइक ही हम लोग को कल वाले मैच में बहुत हार्म किया है। सिर्फ़ उसके लिए तो नहीं मिडफ़ील्ड के लिए और बैड डिफेंसिव डिस्प्ले के लिए हम लोग कल के मैच में हार गए और उसके साथ क्लिनिकलनेस भी आ जाता है अप फ्रंट। तो ये सारी चीज़ के लिए तो हार गए, लेकिन जब मैच में 2-2 हो गया था उसके बाद यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट मिस्टेक अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रिया। अगले राउंड में अभी हम लोग 3 में फिनिश कर चुके हैं, तो अगले राउंड में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इंग्लैंड के साथ हम लोग का राउंड ऑफ 16 वाला मैच हो। तो अगर आप कल वाला मैच ड्रॉ भी कर लेते, फ्रांस वहाँ पे मैच ड्रॉ कर चुका है, तो हम लोग ग्रुप में टॉप कर सकते थे और कंपैरेटिवली एक वीकर ओपोनेंट हम लोगों को मिल सकता था। लेकिन अभी हम लोग को इंग्लैंड से सामना करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड की अगर बात करें तो गैरेथ साउथगेट फिर से उसका नाम तो आएगा ही। तो यही चीज़ क्या दिखाता है कि अब देखिए कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ कि गैरेथ साउथगेट के पास वर्ल्ड का एक सबसे बेहतरीन स्क्वाड है। फिर उसके बावजूद वो टट्टी फुटबॉल खिला रहा है उस स्क्वाड से। और दूसरी तरफ आप देखिए राल्फ रैंगनिक को जिनके पास ऑप्शन लिमिटेड है लेकिन वो क्या फुटबॉल खिला रहा है उस टीम से। तो यही चीज़ दिखाता है कि गैरेथ साउथगेट कितना घटिया मैनेजर है। तो उसीलिए इंग्लैंड के साथ अगर राउंड ऑफ 16 में मैच होता है, तो मेरा थोड़ा उम्मीद है कि दूसरी तरफ इंग्लैंड है, तो शायद वो लोग पिच पे ज़्यादा हक दे, तो हम लोग मैच जीत जाए। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है और दूसरी तरफ फ्रांस और पोलैंड का अगर बात करें एज़ ए होल, तो फ्रांस ऑब्वियसली वर द बेटर टीम लेकिन पोलैंड लास्ट के 10-15 मिनट में जो फुटबॉल खेला
इक्वलाइज़ करने के बाद वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, फ्रांस को पोलैंड हरा भी सकते थे। तो फ्रांस ये चीज़ आगे जाके एफर्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो ये चीज़ ठीक भी करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो आगे जाके वो चीज़ उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो एज़ थिंग्स स्टैंड्स फ्रांस के सामने अभी बेल्जियम हो सकता है राउंड ऑफ 16 में, क्योंकि बेल्जियम वो वाले ग्रुप में नंबर 2 में है। तो वो ग्रुप में नंबर 2 में जो फिनिश करेगा, उसके साथ फ्रांस का राउंड ऑफ 16 में मैच होगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स को कौन से टीम्स मिलता है। तो ग्रुप डी के ये मैडनेस देखने के बाद रात को ग्रुप सी का जो पिद्धा-सा फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला, जो बोरिंग सा फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला, वो क्या है क्या? दोनों ही मैच आपका बहुत बोरिंग था, वो आपका इंग्लैंड और स्लोवेनिया हो या फिर सर्बिया और डेनमार्क हो। और वही चीज़ आप देख सकते हो कि ये ग्रुप में मतलब मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो ये ग्रुप में सबसे कम गोल स्कोर हुआ है और सबसे कम मैच कोई भी टीम जीता है। वही चीज़ दिखाता है कि ये ग्रुप कितना फालतू सा रहा है इस यूरोप में अब तक। यहाँ पे अगर आप देखें टेबल तो वहाँ पे सिर्फ़ एक ही मैच कोई भी टीम जीता है, 4 टीम में से एक ही मैच जीता है, वो भी इंग्लैंड एक ही मैच। और सारे टीम्स के गोल्स को अगर आप सम करो तो वो आता है आपका 7, टोटल 7 गोल स्कोर किया है 4 टीम ने। मिला के और दूसरी तरफ जर्मनी अकेला 8 गोल मारा है। तो यही चीज़ दिखाता है कि क्यों ये ग्रुप सबसे घटिया ग्रुप था और इस ग्रुप में भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन सारे टीम्स के साथ अब आप कह लो कि सारे टीम्स में आइदर लैक ऑफ क्वालिटी या फिर फालतू डिसीजंस या फिर खराब टैक्टिक्स। तो ये चीज़ों के लिए चारों ही टीम से हम लोगों को उतना अच्छा फुटबॉल देखने को नहीं मिला। जहाँ पे इंग्लैंड के पास एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है, फिर भी वो लोग ऐसे ही टट्टी जैसे फुटबॉल खेलते हैं और वही उन लोगों से एक्सपेक्टेड है और आगे जाके भी मैं चाहूँगा कि वो लोग ऐसा ही फुटबॉल कंटिन्यू करें ताकि हम लोग राउंड ऑफ 16 में उनको हरा पाएँ। तो इसीलिए ग्रुप सी को लेके ज़्यादा बात करने का कुछ है नहीं क्योंकि कुछ नया तो नहीं है और दूसरी तरफ आज भी आपका बाकी जो 2 ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप का ही लास्ट मैचेस आज हो जाएगा। तो आज के बाद हम लोग को राउंड ऑफ 16 का पूरा फिक्सचर मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन किसके साथ खेलते हैं राउंड ऑफ 16 में और अभी भी ग्रुप ई और ग्रुप एफ इन दोनों का कंक्लूजन होना बाकी है। ग्रुप ई वहाँ पे भी आज मुझे लगता है कि फिर से हम लोग को वही मैडनेस देखने को मिलेगा क्योंकि चारों टीम का पॉइंट 3 है, तो हर 1 मिनट में फिर से कॉम्प्लेक्शन चेंज होगा, सिनेरियोस चेंज होगा। मज़ा आएगा बहुत यही उम्मीद करते हैं और आप लोगों का क्या राय है? कल वाला जो मैचेस था स्पेशली ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड ये दोनों मैच को लेके आपका क्या राय है? और इंग्लैंड का भी मैच को लेके आपका अगर कोई राय है तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। बहुत जल्दी मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।